नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। इसका बिजनेस एनालिसिस करेंगे, स्टॉक एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल देखेंगे कितना स्ट्रांग है ये कंपनी और इसका फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट रह सकता है। लास्ट बजट जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए आया उसमें भी कुछ ऐसा था जिसका इम्प्लीकेशन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस पर पड़ने वाला है। क्या उसका निगेटिव इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। किसी को अगर इन्वेस्ट करना है इसके शेयर में तो क्या उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो। ये सारा एनालिसिस इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपका और हमारा साथ बना रहे। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का बैकग्राउंड की बात किया जाए तो इसकी पेरेंट्स कंपनी एलआईसी है और एलआईसी के बारे में हम सभी जानते हैं क्योंकि इंडिया में देखा जाए तो इंडिविजुअल इंश्योरेंस में सबसे बड़ी कंपनी है और साथ ही ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा स्टेक इसमें है। इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फंडामेंटली ये कंपनी ठीक ठाक ही होगी। इसके बिजनेस पर नजर डाला जाए तो एनबीएफसी से आने वाली ये कंपनी है और जो मेन इसका बिजनेस है बैंक वगैरह से लोन उठा के हाउसिंग लोन प्रोवाइड करना और उसके अगेंस्ट में ये इंटरेस्ट अर्न करती है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो लोन प्रोवाइड करती है उसमें नए घर आप परचेज करने के लिए ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शन अगर कोई चल रहा है तो उसके लिए भी ले सकते हैं, चाहे रिपेयर हो या रिनोवेशन हो, घर के रिलेटेड जितने भी आप काम करते हैं और उसमें अगर आपको लोन की जरूरत है तो आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत ज्यादा नहीं है और फिलहाल ये 23,699 करोड़ है। स्टॉक पीई देखा जाए तो मात्र 8.59 है और अमूमन बहुत कम देखा जाता है कि जब भी कोई कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है उसका पीई सिंगल डिजिट में है। तो इसके स्टॉक पीई को कंसीडर किया जाए तो निश्चित ही ये शानदार नजर आ रही है। लेकिन अभी बहुत सारे एस्पेक्ट है जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, उसके बाद हम कंक्लूड करते हुए समझने की कोशिश करेंगे क्या ये कंपनी का शेयर इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। करंट मार्केट प्राइस इसका देखा जाए तो 470 रुपया है और इसका बुक वैल्यू 394 है। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि इसका करंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा नहीं है। जनरली बहुत कम ऐसा पाया जाता है किसी भी कंपनी के शेयर का स्टॉक प्राइस उसके बुक वैल्यू के आसपास हो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज देखा जाए तो ये एवरेज नजर आ रहा है और ये 9.11% है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका ठीक ठाक नजर आ रहा है और ये करीब 14% के आसपास है। डिविडेंड ये कंपनी अच्छा देती है इसलिए इसके डिविडेंड का यील्ड का परसेंटेज जो निकल कर आ रहा है 1.70% है। अमूमन ऐसा देखा जाता है जो भी कोई पीओसी कंपनी होती है वो डिविडेंड ठीक ठाक देती है और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी उस लिस्ट में शामिल है। इसका क्वार्टर रिजल्ट देखा जाए तो रेवेन्यू ग्रोथ में पिछले 3-4-5 क्वार्टर से कंसिस्टेंसी बनी हुई है क्योंकि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सितंबर 2019 हो, दिसंबर 2019 हो या जो लास्ट इसका क्वार्टर रिजल्ट आया है दिसंबर 2020 का, ये ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ के आसपास दिख रहा है। फिनेंशियल प्रॉफिट पर नजर डाला जाए तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट कंसिस्टेंसी बनी हुई है क्योंकि जून 2020 में 1060 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था। अगले क्वार्टर में इसका 1014 करोड़ हो जाता है और यहाँ पर थोड़ा सा डिटोरिएशन देखने को मिलती है अगर दिसंबर 2020 का क्वार्टर रिजल्ट देखा जाए तो, क्योंकि ये 968 करोड़ निकल कर आ रहा है। यहाँ पर इसके रेवेन्यू में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली थी जिसकी वजह से इसके फिनेंशियल प्रॉफिट पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ा है क्योंकि पिछले साल कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था हर बिजनेस पर और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी इससे अछूती नहीं रही और उसका इम्पैक्ट इसके बिजनेस पर भी पड़ा। फिनेंशियल मार्जिन परसेंटेज पर नजर डाला जाए तो यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी बनी हुई है क्योंकि जून 2018 से लेकर दिसंबर 2020 तक का जो भी इसका क्वार्टर रिजल्ट आया ऑलमोस्ट ये 20% के आसपास बना रहा। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट पर नजर डाला जाए जो क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से है, यहाँ पर भी आपको कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी और जिस रफ्तार से इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ है और ग्रोथ उसमें देखने को मिला है ऑलमोस्ट उतना ही परसेंटेज में इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का क्वार्टर रिजल्ट के बाद थोड़ा सा हम नजर डाल लेते हैं इसके एनुअल रिपोर्ट पर क्योंकि किसी भी कंपनी का 2-4 क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा हो सकता है लेकिन अगर कोई भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो निश्चित ही उसका जो एनुअल रिपोर्ट आया रहेगा 8 साल 10 साल का, वहां पर सॉलिडेरिटी देखने को मिलती है।
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इसका डेटा दिया हुआ है 2009 से लेके 2020 तक का। रेवेन्यू का डेटा देखा जाए तो मार्च 2009 में 2883 करोड़ का हुआ करता था और इसमें स्टीडी ग्रोथ देखने को मिलता है। और जो लास्ट रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से इसका रेवेन्यू 19,740 करोड़ हो जाता है। कंपनी यहाँ पर इंटरेस्ट भी पे करती है, क्योंकि एनबीएफसी सेक्टर में काम करने वाली कोई भी कंपनी बैंकों से लोन उठाती है या किसी और तरीके से लोन उठाकर फिर वो पैसे को लेंडिंग करते हैं और उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट अर्न करते हैं। तो इंटरेस्ट निश्चित ही इस कंपनी का ज्यादा रहेगा, क्योंकि इस कंपनी को भी बैंकों से जो उधार ले रखा है उनको भी पेमेंट करना होगा। इंटरेस्ट यहाँ पर 2017 दिख रहा है मार्च 2009 के रिपोर्ट के हिसाब से, और मार्च 2020 के रिपोर्ट के हिसाब से ये बढ़कर 14,781 करोड़ हो जाता है। यहाँ पर ये जानना जरूरी है, एनबीएफसी सेक्टर में काम करने वाली कोई भी कंपनी जो लेंडिंग का काम करती है उसका रेवेन्यू जैसे जैसे बढ़ता है उसको उतना ज्यादा इंटरेस्ट भी पे करना होता है, क्योंकि उसी हिसाब से वो कंपनी बैंकों से उधार भी लेती है। एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में पूरा डेटा हम नहीं देखेंगे, इसलिए अब हम नजर डाल लेते हैं फाइनेंशियल मार्जिन पर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2009 में इसका फाइनेंशियल मार्जिन का परसेंटेज 24% हुआ करता था। बीच के पीरियड में थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिलती है और ये 26% हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखते हुए हम देख सकते हैं जो लास्ट इसका रिपोर्ट आया है मार्च 2020 का, वहां पर 17% देखने को मिल रहा है। हम कह सकते हैं अगर पिछले 10 साल 8 साल का डेटा देखा जाए तो यहाँ पर फाइनेंशियल मार्जिन में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है जब मार्केट में कंपटीशन ज्यादा हो, कोई भी कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करती है और इसलिए उसका इंपैक्ट फाइनेंशियल मार्जिन के परसेंटेज पर भी पड़ता है। नेट प्रॉफिट पर नजर डाला जाए तो 537 करोड़ हुआ करता था 2009 में, और जैसे जैसे इसका रेवेन्यू बढ़ा है उस हिसाब से इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, और लास्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से ये 2403 करोड़ हो चुका है। अर्निंग पर शेयर का डेटा जो रुपीस में दिया हुआ है, यहाँ पर लगातार ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 2010 में करीब 14.5 के आसपास था, जिसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और जो लास्ट इसका एनुअल रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से 47.5 के आसपास ये हो गया है। जैसा कि हमने पहले देखा ये कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है, इसलिए इसके डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज भी अच्छा है। लगातार ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते आ रही है, कभी 21%, कभी 20%, कभी 18%, और लास्ट जो रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से भी इसने 17% का डिविडेंड देते ही आई है। यानी अगर कोई शेयर में इन्वेस्ट करता है और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करता है तो उसको शेयर ग्रोथ के अलावा डिविडेंड का भी अच्छा खासा परसेंटेज मिलता रहेगा। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पर नजर डाला जाए तो पिछले 3 साल में इस कंपनी ने 12% का ग्रोथ दिखाया है, 5 साल में 13% और 10 साल में 19%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में देखा जाए तो 3 साल में 7%, 5 साल में 11%, 10 साल में 13%। यहाँ पर हम कह सकते हैं जिस रफ्तार से इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ग्रो हुआ है उस हिसाब से इसका प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, किसी भी सेक्टर में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और वहां पर आपको सस्टेन करना है, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, तो आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करना पड़ेगा, जिसका इंपैक्ट इसके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पर भी पड़ रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर पर नजर डाला जाए तो निश्चित ही निराशा हाथ लगेगी अगर आप 10 साल का डेटा या 5 साल का डेटा देखें तो। 1 साल के डेटा के हिसाब से इसने 24% का अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन 3 साल के डेटा के हिसाब से -3%, 5 साल के हिसाब से 3% और 10 साल के हिसाब से 9%। अगर कोई 9-10 साल पहले इस शेयर में इन्वेस्ट किया होगा और अब तक इस शेयर के साथ बना होगा तो हम कह सकते हैं कि उसको बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिला है। और अगर सेंसेक्स, निफ्टी या किसी दूसरे स्टॉक से कंपेयर करें जहां पर आप क्वालिटी इन्वेस्टिंग किए रहते हैं तो उसके हिसाब से इसका रिटर्न काफी कमजोर नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप इसके रिटर्न को एफडी रिटर्न से कंपेयर करें तो आपको यहाँ पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा ये कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है, जिसका बेनिफिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ही मिलने वाला है। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया रहता तो आपको डिविडेंड नहीं मिला रहता। तो ओवरऑल पिक्चर को देखा जाए तो निश्चित ही मैं कह सकता हूं कि ये एफडी से तो बेटर रिटर्न देती ही है, और चूंकि ये पीएसयू है इसलिए यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट भी होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी को देखा जाए तो पिछले 1 साल में 14% इसने दिया है, 3 साल में 15%, 5 साल में 16% और 10 साल में 17%। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका शानदार है। इसका जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से कहा जा सकता है, क्योंकि जब भी कोई कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी में 15%, 16% लगातार अपना डेटा मेंटेन करके रखती है तो ये एक अच्छा साइन होता है किसी भी शेयर इन्वेस्टर के लिए या उस कंपनी के लिए।
शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डाला जाए तो डेटा अवेलेबल है यहाँ पर मार्च 2018 से लेकर दिसंबर 2020 तक का। प्रोमोटर्स जो कि गवर्नमेंट का होल्डिंग है ये कांस्टेंट बना हुआ है, क्योंकि मार्च 2018 में 40.31% हुआ करता था और बीच में कहीं पे भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे और लास्ट रिपोर्ट के हिसाब से भी इसका होल्डिंग 40.31 बना हुआ है। एफआईआईज की होल्डिंग में थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये करीब 33% हुआ करता था मार्च 2018 में, लेकिन बाद में एफआईआईज ने अपना होल्डिंग कम किया है और दिसंबर 2020 में ये 29.26% हो जाता है। खुशी की बात यहाँ पर ये देखने को मिलेगी और पॉजिटिव एस्पेक्ट भी वो है, डीआईज ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है, क्योंकि मार्च 2018 में डीआईज की होल्डिंग मात्र 8.26% हुआ करता था, जो बढ़ के 15.39% हो चुका है और इसमें बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। पब्लिक की होल्डिंग पर नजर डाला जाए तो ये 18.5% से घट के 15% के आसपास हो चुका है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि ऐसे शेयर में एचएनआई हो या इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, जो छोटे हो या बड़े हो, आते जाते रहते हैं। जब भी उनको अच्छा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं दिखती अमूमन वो ऐसे शेयर को छोड़ देते हैं। यहाँ पर जो बड़ा रोल प्ले करने वाला होता है प्रोमोटर्स, एफआईज और डीआईज की होल्डिंग, और इसमें दो पैरामीटर पे देखा जाए तो प्रोमोटर और डीआईज की होल्डिंग कांस्टेंट बनी हुई है या तो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एफआईज ने अपना होल्डिंग अगर कम किया है तो डीआईज की होल्डिंग में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के प्रॉस पर नजर डाला जाए तो इसका शेयर प्राइस अभी जो मार्केट में चल रहा है बुक वैल्यू से मात्र 1.19 टाइम्स है। इसके कॉन्स को देखा जाए तो एकमात्र कॉन्स निकल कर आ रहा है कि कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थोड़ा सा लो है। दोस्तों ये तो रहा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का फंडामेंटल। आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट कैसा दिख रहा है और जो लास्ट बजट आया है उसका इम्प्लीकेशन क्या पड़ने वाला है इसके फ्यूचर पर। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखा जाए तो हर तरफ केवल हरियाली और ग्रीन सिग्नल ही आपको देखने को मिलेगा। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ग्रीन जोन में है, क्योंकि इसका स्वाभाविक वैल्यू है इसके करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा है। रिटर्न वर्सेज एफडी भी इसका ग्रीन जोन में है, एफडी रेट से ये शेयर ज्यादा रिटर्न देता है। डिविडेंड जैसा कि हमने देखा ये कंपनी ज्यादा देती है और लगातार देती है, इसलिए ये भी ग्रीन जोन में है। एंट्री पॉइंट भी इसका ग्रीन जोन में है। ये शेयर अभी ओवरबाउट जोन में नहीं है, इसलिए अगर आप चाहें तो इसको कंसीडर कर सकते हैं बाई करने के लिए। ये कंपनी एएसएम या जीएसएम लिस्ट में भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी ग्रीन सिग्नल है। फोरकास्ट में एनालिस्ट का ओपिनियन देखा जाए तो 35 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें 74% एनालिस्ट का मानना है कि शेयर को बाई करना चाहिए, क्योंकि ये शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग है और इसका फ्यूचर अच्छा है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर का लाइफ टाइम हाई प्राइस देखा जाए तो 794 रुपया रहा है। इसके करंट मार्केट प्राइस जो करीब 470 रुपया है, इससे हम कंपेयर करें तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक वॉइड आपको देखने को मिलेगा। बीच के पीरियड में कोरोना आया और भी कुछ घटनाएं हुई जिसकी वजह से इस पर इम्पैक्ट पड़ा और इसमें अच्छा स्कोप दिख रहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर टाइम फ्रेम की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1 से 2 साल में ये शेयर 470 रुपये से 794 रुपया निश्चित ही पहुंचेगा, क्योंकि इसका बिजनेस ग्रोथ अच्छा होने वाला है। क्योंकि अगर आपने लास्ट बजट देखा होगा तो गवर्नमेंट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट रियल एस्टेट को मिलने वाला है और रियल एस्टेट में जैसे ही कोई ग्रोथ देखने को मिलेगा निश्चित ही उसका इम्पैक्ट इसके शेयर प्राइस पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये एक कंपनी ऐसी है जो होम लोन वगैरह प्रोवाइड करती है और जब भी आपको घर खरीदना होगा अमूमन ऐसा देखा जाता है कि एक जनरल आदमी के बस की बात नहीं होती है कि एक फ्लैट वो 30 लाख 40 लाख में खरीद ले। आपको घर अगर खरीदना है तो आपको लोन कहीं ना कहीं से लेना ही पड़ेगा और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफी कम है, इसलिए इसका बिजनेस का ग्रोथ होगा और जैसे ही बिजनेस का ग्रोथ होगा कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी और उसका इम्पैक्ट इसके शेयर प्राइस पर भी पड़ेगा। एक और पॉजिटिव न्यूज जो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के लिए है, आने वाले टाइम में गवर्नमेंट एलआईसी का आईपीओ लाने वाली है। एलआईसी इसकी पेरेंट कंपनी है और जैसे ही इस मार्केट में उसका आईपीओ आएगा उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके शेयर प्राइस पर भी पड़ेगा। वीडियो के आखिरी पड़ाव में कहना चाहूंगा, चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, आप चाहें तो इसको कंसीडर कर सकते हैं बाई करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर भी मैं कहना चाहूंगा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।